हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि हमारी 1000 एमसीक्यूज़ की साइंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप 1000 क्वेश्चन को करने वाले हैं। और ये 1000 क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू नहीं होने वाले, साथ ही साथ मैं उसकी सारी की सारी जानकारी भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप खुद फील करेंगे कि 1000 एमसीक्यूज़ में मैं 5000 एमसीक्यूज़ का कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वी आर सब्सक्राइब ठोक लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आज हमारी क्लास होने वाली है 1000 सीरीज की क्लास नंबर 3। इसके अंतर्गत हम टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं होते, उससे संबंधित अगर मैं इससे जानकारी देता हूँ तो आप खुद फील करेंगे कि 50 ऑब्जेक्टिव नहीं, आप लगभग 150 ऑब्जेक्टिव के संबंध में कंटेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्न नंबर पहला। विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण है। आपका ऑप्शन है ए वोल्टमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी एम्पियर या डी अमीटर। तो विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण, आप कमेंट बॉक्स पर आंसर देते जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीटर। अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी। तो अमीटर का उपयोग परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, परिपथ को जोड़ने के दो क्रम होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध के, जैसे दो प्रतिरोध लिए, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को आपस में जब हम जोड़ते हैं तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। इसी प्रकार से मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी जल्दी जल्दी से फास्ट में देते जाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल होते जाए, अगर आपने पढ़ा होगा तो, या आपने सामने यहाँ पर एमीटर देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। आपका ऑप्शन है ए 3 × 10⁻⁶, बी 3 × 10⁸, डी 3 × 10⁴ या डी 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो बताइए, निर्वात के बारे में मैंने इससे पहले वाले क्लास में बता रखा है, तो आप एक सीरीज को अच्छे से क्रम वाइज देखते जाइए, आप खुद रिलेट कर पाएंगे कि ये जो क्लास है आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, कितनी लाभदायी। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यह प्रकृति का स्थायी वेग है, अर्थात प्रकृति में प्रकाश का इतना ही वेग होता है, और निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का यही निश्चित वेग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है। आपका ऑप्शन है ए बल, बी द्रव्यमान, सी ताप या डी ऊष्मा। तो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए आपको आवश्यक चाहिए होगा ऑप्शन नंबर ए बल। चलिए आगे देखते हैं। तो बल के लिए न्यूटन ने 3 सिद्धांत दिए थे, 3 नियम दिए थे, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से नियम है, ताकि आप थोड़ा सा रिकॉल इसे कर पाएंगे। तो न्यूटन का प्रथम का नियम क्या कहता है कि बल के बिना वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें गति बराबर होती है बल बटा द्रव्यमान, ठीक है, बल F बटा मास द्रव्यमान, ठीक है। यही गति का प्रथम नियम है, मतलब बल के बिना वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहती है। चलिए, न्यूटन के गति के 3 नियम यहाँ पर आप देखेंगे, है ना। तो पहला नियम क्या कहता है, जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता, किसी भी पिंड पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तब तक कोई वस्तु अपनी स्थिति या गति नहीं बदलती, ठीक है। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा, इसे संवेग परिवर्तन का नियम कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, जिसे F = ma द्वारा समीकरण रूप से प्रदर्शित किया गया, जहां पर से m द्रव्यमान है और वहीं a त्वरण है, ठीक है, एक्सेलरेशन है। अब आगे देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे FAB, मतलब अगर बल लगा रहे हैं, है ना, जैसे ये पॉइंट है A, ये B है, तो अगर बल A से B की ओर लगा रहे हैं तो ठीक प्रतिक्रिया बल किस तरह से लगेगी, B से A की ओर, ठीक है, विपरीत बल। अब इस प्रकार से तीनों नियम मैंने बता दिया। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि 30 to 40 MCQs मुझे कराने हैं, तो आप बोर ना हो और आपको क्वालिटी कंटेंट में प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अब ताप मापक का निर्माण किसने किया। आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी फ़ारेनहाइट या डी जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा ताप मापक का ऑप्शन नंबर सी, फ़ारेनहाइट ने किया है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में जानकारी। तो फ़ारेनहाइट ने पारा तापमापक विकसित किया है। पारे के बारे में आपने जाना ही होगा, तो नॉर्मल डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ना,
इसका टेम्परेचर मुंह में यहाँ पर डाल के मेज़र किया जाता है, वो पारा तापमापी है। इसकी खोज किसने की? फ़ारेनहाइट ने की। अभी हम आगे बताने वाले हैं और कौन-कौन से तापमापी हैं। तो तापमापक जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमानों को ताप मापने के लिए यूज़ किया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी, जो कि प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर केल्विन है, यहाँ पर सेल्सियस है और यहाँ पर फ़ारेनहाइट है। इन सभी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी देता हूँ, जिसमें परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो अगर मैं केल्विन का बात करूँ तो यहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो अर्थात परम शून्यता। तो केल्विन पैमाने में परम शून्य ताप क्या है? तो 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। वहीं सेल्सियस में परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैसे केल्विन में परम शून्य ताप का मान क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 0 केल्विन। ठीक उसी प्रकार सेल्सियस में पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा तो कितना होता है? -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब वाटर फ्रीजेस अर्थात किस बिंदु पर जो है जल जम जाता है, ठीक है, इसका क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक यहाँ पर केल्विन में 273 केल्विन होता है, वहीं सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका जल का क्वथनांक होता है। अब आगे देखिए, मानव ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जो मानव का तापमान सामान्यतः कितना होता है? अगर केल्विन में देखूं तो कितना? 310 केल्विन और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सामान्य मनुष्य का ताप होता है। अब वाटर बॉइल्स है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसका होता है केल्विन में 373 केल्विन और वहीं सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है ना। वहीं अगर फ़ारेनहाइट में बात करूं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से मैंने दोस्तों एक प्रश्न से संबंधित बहुत सारे आपको आंसर प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पर से आप खुद 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, आप खुद देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? आपका ऑप्शन है ए, गति में वस्तु गति में रहती है, बी, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, सी, प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, और डी, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो तीसरा नियम की बात कर रहे हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हम पढ़े हैं तीसरा, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये आपका न्यूटन का गति का तीसरा नियम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे हम बंदूक में गोली चलाते हैं तो बंदूक से गोली जब आगे निकलती है ना तो बंदूक पीछे की ओर थोड़ा झटका देता है। तो ये किसके कारण है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेंस जो समकोण विकिरणों को एक बिंदु पर लाता है वह कहलाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए, अवतल लेंस, बी, उत्तल लेंस, सी, समतल लेंस या डी, अवतल उत्तल लेंस। तो दोस्तों, जो लेंस समकोण विकिरणों को एक बिंदु पर लाता है ना तो वो क्या होता है? उत्तल लेंस। इसके बारे में हम जानकारी आगे भी देते हैं। चलिए, उत्तल लेंस को संग्राही या कन्वर्जिंग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अवतल लेंस को डाइवर्जेंट कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग आवर्धक शीशे व चश्मों में होता है। इसके अगर हम उपयोग देखें तो जैसे माइक्रोस्कोप है, कैमरा के लेंसेस में, प्रोजेक्टर में, मैग्नीफाइंग लेंसेस में, टेलीस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में आखिर अंतर क्या है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी या डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसे अपवर्तन के बाद किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती है। जैसे ही अपवर्तन होता है तो किरणें जो है एक बिंदु पर अपसरित होती है। ये होता है उत्तल लेंस का। और वहीं अवतल लेंस को अगर मैं बोलूं तो ये अपसारी लेंस होता है, डाइवर्जेंट, है ना, क्योंकि इसे अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसारित अर्थात फैलती हुई किरणें दिखाई देती हैं। अब आगे देखते हैं कि उत्तल लेंस के बीच में मोटा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा होता है लेकिन किनारों पर क्या होता है? पतला। ठीक इसके विपरीत जो अवतल लेंस है ये बीच में पतला होता है लेकिन किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर डायग्राम देख पाएंगे। अब प्रतिबिंब के बारे में बात करूं तो इसमें आभासी, उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे, लेकिन अवतल लेंस में केवल और केवल आपको आभासी प्रतिबिंब ही देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित करने की दर को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए, कार्य, बी, शक्ति, सी, बल और डी, संवेग। तो ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित करने की दर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो शक्ति क्या होता है? कार्य बटा समय, अर्थात कार्य को दर्शाते हैं W से, समय को दर्शाते हैं E से। ठीक है, जितनी शक्ति होगी आप उतना ही
कार्य कर पाएंगे। इसका SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं कि ओम का नियम कौन से 3 घटक होते हैं। देखिए ओम के नियम में कौन-कौन से 3 घटक होते हैं। आपका ऑप्शन है ए धारा, दाब या प्रतिरोध, ऑप्शन बी है धारा, विभवांतर और प्रतिरोध, ऑप्शन सी है ताप, ध्वनि, शक्ति, ऑप्शन डी है आयाम, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य। देखिए देखने में तो क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो मैंने बताया था ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है भैया? V इज प्रोपोर्शनल टू R या फिर V इज इक्वल टू आई आर या आर आई। ठीक है, तो इसके आधार पर आप बता पाएंगे कि ओम में क्या क्या होता है। एक तो विभवांतर, आई मतलब धारा और आर मतलब प्रतिरोध। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। ओम के नियम में धारा, विभवांतर और प्रतिरोध होता है। आगे देखते हैं। देखिए ओम का नियम आखिर क्या कहता है, एक लाइन में जल्दी से देख लेते हैं कि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न किया जाए और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जितनी धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं और उसके सिरों में जितने विभवांतर हैं उसके समानुपाती होती है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I बोलो या V इज इक्वल टू आर आई, जहां R एक नियतांक है तो R का मतलब होता है प्रतिरोध, I है धारा और V क्या है? विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ पर से विद्युत परिपथों की गणना में मूलभूत सिद्धांत ओम का नियम है। आगे देखते हैं। देख सकते हैं समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा होता है। आपका ऑप्शन है ए उल्टा, बी सीधा, सी रंगीन या डी बड़ा। तो बताइए भाई समतल दर्पण में क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदैव सीधा होता है। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के सामने जैसे आप खड़े हो जाते हैं, देखिए ये वस्तुतः आप है, वास्तविक रूप से ये खड़े हैं आप, तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है पॉइंट्स, यह सदैव दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे। देखिए आप इधर खड़े हैं, दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, याद रखेंगे। यह सदैव आभासी होता है, जिसे वर्चुअल कहा जाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी बनता है। यह सदैव बिंब के बराबर साइज का होता है, मतलब अगर आपकी हाइट 6 फुट है ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब भी 6 फुट का आपको देखने को मिलेगा। इसकी दर्पण से दूरी बिंब के दर्पण से दूरी के बराबर होती है, मतलब जहां पर आप खड़े हैं, यहाँ पर जैसे 5 मीटर में आप खड़े हैं तो 5 मीटर दूरी में ही आपकी प्रतिबिंब दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, समाकार और वर्चुअल अर्थात आभासी होता है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों कहा है कि आपको 1000 में 5000 एमसीक्यूज का कंटेंट देने वाला हूं। ठीक इसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? आपका ऑप्शन है ए जनित्र, बी विद्युत मोटर, सी डायनेमो या डी सेल। बताइए भाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आगे देखते हैं कि विद्युत मोटर पंखा, मिक्सर आदि में प्रयोग होता है। वहीं यह विद्युत ऊर्जा से घूमने वाला बल उत्पन्न करते हैं। मैंने सारी चीजें बताई है आपको, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। पिछले क्लास में सारी चीजें जानकारी दे चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? देखिए हलवा क्वेश्चन आ गया भैया। तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह बताइए होगा सबको, तो ऑप्शन नंबर सी Na होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम जो है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सोडियम लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है। ठीक है, और यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। क्यों है मैं बताता हूँ। देखिए इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 11 और इसका परमाणु भार कितना है? जस्ट डबल 22 कर दीजिए। अब देखिए इसके बाहरी कक्षा में, मतलब अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो कितना होता है? 2 8 और 1। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तो ये क्या होता है? अतिक्रियाशील होता है। भैया एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन दिया के देकर Na+ बनाता है। मैंने सारी चीजें बताई है। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अभी अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के गैस में बदलना को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए संघनन, ये पेन थोड़ा पतला हो रहा है लगता है, ए संघनन, बी द्रवीकरण, सी वाष्पीकरण या डी विस्थापन। तो बताइए भाई जल का गैस में बदलना क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। देखते हैं, जब जल गैस में बदलता है अर्थात जब उसे उबाला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। आप चित्र में देख सकते हैं, लिक्विड वाष्पीकृत होता है और क्या बनता है? गैस बनता है। आगे देखते हैं, लाल लिटमस नीला हो जाए तो वह विलयन क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी तटस्थ या डी लवणीय सॉल्ट। ठीक है,
आप इसे याद रखने के लिए ना मस्त सी ट्रिक बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में, सपने में भी याद रखेंगे। अगर आपको यहाँ पर नीला, लाल नीला तो पूछा है, नीला बस याद रखना है आपको। जैसे ही नीला दिखा, ठीक है, मतलब नीला तो आएगा ही, पूछेगा ही, तो नीला दिखा तो नी से यहाँ हो जाएगा नीला, और ला से क्या हो जाएगा लाल। तो अगर यहाँ से, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। और ठीक इसके विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे लानी, लानी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्षार होगा। ठीक है, तो एक डायरेक्शन मैंने बताया, जैसे इधर जाएगा ये क्या हो जाएगा, अम्ल, और विपरीत जाएगा तो क्षार। जैसे नीला, अब मैं अगर इधर गया तो ये क्या करेगा, नीला को लाल, तो क्या होगा, अम्ल। जस्ट उल्टा ले जाओ, ला नहीं पढ़ो, तो लाल को नीला कौन करेगा, उल्टा में क्षारीय। बस इतना को अगर याद हो जाए ना आपको, ये भूलोगे ही नहीं भाई। तो फिर से मैं बोला, लाल लिटमस पेपर को नीला करना है, तो किधर से जा रहा है, उल्टा जा रहा है, उल्टा लानी, तो क्या हो जाएगा, क्षार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा यार। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्षार नीले रंग में परिवर्तन करता है ना। जैसे हम नीले को इसमें डालेंगे ना सॉल्यूशन में, तो ये क्या कर देगा, लाल कर देगा, तो क्या हो जाएगा, नीला से लाल, अम्ल। वहीं लाल को डालेंगे तो नीला कर देगा, तो क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिटमस पेपर को जैसे ही डाल रहे हैं ना हम सॉल्यूशन में, तो अम्लीय में क्या हो रहा है, नीला लाल, क्षारीय में क्या हो रहा है, लाल नीला। यह लिटमस परीक्षण कहलाता है। आगे देखते हैं। जो पदार्थ जल में नहीं घुलते उन्हें कहते हैं, आपका ऑप्शन है ए द्रव्य, बी विलेय, सी अविलेय, या डी गैस। तो आपका आंसर हो जाएगा जो जल में नहीं घुलते उसे कहते हैं अविलेय, अविलेय पदार्थ। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण है बालू, तेल, लोहा, इसको पानी में डालोगे तो घुलता है क्या, नहीं ना, तो ये क्या है, अविलेय है, ये जल में घुलते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु किसका मिश्रण है, तो आपका ऑप्शन है ए गैसों का, बी अम्लों का, सी लवणों का, या डी पानी का। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैसों का। तो वायु गैसों का मिश्रण है। चलिए आगे देखते हैं वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। तो नाइट्रोजन N2 सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है 78.8%। वहीं ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.01%, जीनॉन 0.0009% और हाइड्रोजन 0.0005%। इस प्रकार से इस प्रतिशत को भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, दूध का फटना। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के इसे लाया है, ठीक है, क्योंकि इससे पहली वाली क्लासेस में मैंने सारी चीजें बता रखी हैं इससे। तो दूध का फटना क्या है, आपका ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन, बी है रासायनिक परिवर्तन, सी है वाष्पीकरण, या डी संघनन। तो फिर से नहीं बताऊंगा, मैंने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पिछले क्लास में बताया है। सीधा आपका आंसर देना, दूध का फटना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। नहीं देखा है तो भैया जानो आप, ठीक है। अब इसमें भी हलाली करोगे तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नई वस्तु छेना बनती है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं, कांच का प्रमुख घटक होता है, आपका ऑप्शन है ए सिलिका, बी चूना, सी सोडियम, या बी डी कार्बन। तो भैया कांच का प्रमुख घटक क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिका। देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड अर्थात SiO2 से ही कांच बनता है, इसलिए कांच का मुख्य घटक सिलिका है। ये आपको याद रखना है, सिलिका मतलब रेत, भैया रेत, जानते ही होगे, ठीक है। अब परमाणु की धनात्मक आवेश युक्त इकाई क्या है, आपने क्लासेस देखी होंगे तो तुरंत बताएंगे। आपका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन, या डी आयन। बताइए भाई क्या है धनात्मक, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है, प्रोटॉन धनेश, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धन आवेशित, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का है कक्षा में पाए जाते हैं, यहाँ पर भ्रमण करते रहते हैं, इसमें ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन नाभिक में होता है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कितने भाग में इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का भार आएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, या डी नाइट्रिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल।
ठीक है। तो सिरका, जिसे डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड भी कहते हैं, डाइल्यूटेड का मतलब होता है तनु, एक होता है तनु, एक होता है सांद्र। सिरका कैसा है? तनु एसिटिक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। सिरका, सिरका को आप, मैं ऐसे तो नहीं समझेंगे, लेकिन विनेगर अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो आप आराम से समझ जाए, है ना। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं विनेगर्स, यही तो सिरका है, या फिर कहें तो एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब अणु किससे मिलकर बनता है? हलवा क्वेश्चन। आपका आंसर है ए कोशिका से, बी परमाणुओं से, सी इलेक्ट्रॉनों से, या डी न्यूट्रॉनों से। तो अणु किससे बनता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु से, ठीक है। तो देखिए दो या अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु, जैसे H2O, CO2, O2, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक विशेष बंध द्वारा ये जुड़े होते हैं और ये अणु बनाते हैं। अब आके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, बस इसका पैटर्न चेंज किया है। देखिए आपका आंसर है ए 44, बी 23, सी 46 या डी 42। क्या होगा आंसर? 23 होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी 46। 23 जोड़े अगर बोला तो आपको लेना है 23, लेकिन यहाँ पर कितने गुणसूत्र बोले तो कितना होगा? 40। यहीं पर गलतियां करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े बोला या फिर 46 गुणसूत्र, जहां पर एक जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। जैसे एक्स और एक्स मिल गए तो क्या बनेंगे? स्त्री, और वहीं एक्स वाई मिल गए तो क्या होगा? पुरुष, ठीक है। अब पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? हलवा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी निषेचन, डी जलन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। तो सूर्य की ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल द्वारा होती है, और क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। पत्तियों में उसका हरा रंग भी इसी कारण होता है ना, क्लोरोप्लास्ट। आगे देखते हैं, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ऑप्शन ए है शरीर को रोग से बचाना, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन ऑप्शन सी है ग्लूकोज बनाना, या डी है ऊर्जा प्रदान करना। तो आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, और जिसके कारण ऑक्सीजन को फेफड़ों से और शरीर के भागों तक ले जा पाना संभव हो पाता है। इसे आप याद रखेंगे। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है भैया? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, या डी वृक्क। बताइए क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत या लीवर। तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त रस बनाता है। देखिए पित्ताशय होता है इसके अंदर, आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर पित्ताशय होता है, यही पित्त रस अर्थात बाइल जूस का निर्माण होता है, ठीक है। और यह विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। तो बाइल जूस कहाँ बनता है? ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। कहाँ? पित्ताशय। पित्ताशय कहाँ होगा? लीवर। अब आता है नेक्स्ट, इंसुलिन किस अंग को इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी अग्नाशय, डी वृक्क, या डी अमाशय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय से इंसुलिन स्त्रावित होता है। तो इंसुलिन रक्त में शर्करा अर्थात ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह अर्थात डायबिटीज, आपने सुना होगा, शुगर, है ना, इसकी बीमारी होती है इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, आपको याद होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए डार्विन, बी फ्लेमिंग, सी विलियम हार्वे, या डी रॉबर्ट हुक। तो मनुष्य में रक्त संचार की खोज ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। तो विलियम हार्वे ने 1628 में बताया कि रक्त हृदय से शरीर में और फिर वापस से हृदय में वापस जाता है। इस प्रकार से प्रक्रिया चक्रीय क्रम में चलती है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी साइटोप्लाज्म, सी केंद्रक, या डी राइबोसोम। तो बताइए भैया कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कल का क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह। अब आगे बढ़ते हैं, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए के बारे में फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने इसे दिया था। सारी चीजें मैंने बता रखी है, एक सीक्वेंस से हम जा रहे हैं। अगर आप इस चीज को नहीं देख रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे हैं।
जो सारी आनुवांशिक जानकारी नियंत्रित करता है। यह कोशिका विभाजन और कार्य को नियंत्रित करता है। आप यहाँ पर चित्र में देख पाएंगे केंद्रक की संरचना, जिसके अंतर्गत केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक छिद्र, बाह्य झिल्ली, अंतःझिल्ली, परिकेंद्रीय अवकाश, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। यहाँ पर डायग्राम में देख पाएंगे। नेक्स्ट है हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए स्नायु, बी लिगामेंट, सी टेंडन या डी तंत्रिका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिगामेंट। सुना होगा ना आपने, जब दौड़ते हुए ऐसे गिरा कि लिगामेंट ही टूट गया, तो यही होती है लिगामेंट, जो हड्डियों को आपस में जोड़ती है। चलिए आगे देखते हैं डायग्राम में। जैसे दो हड्डियां हैं, जैसे घुटने की है ना, घुटने से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिगामेंट है। ये जो फ्रैक्चर हो जाती है ना, ये टूट जाती है, तो लिगामेंट टूट गया बोलते हैं। दो हड्डियों को जब जोड़ते हैं ना, वो होती है लिगामेंट। लेकिन जब हड्डी और मांसपेशी, देखिए ये हड्डी है और यहाँ पर मांसपेशी है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो इन दोनों को जोड़ने वाली क्या है? टेंडन होती है, टेंडन। तो टेंडन हड्डी और मांसपेशी को जोड़ती है, लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ती है। इन दो चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया रोग किस परजीवी में होता है? रिपीटेड क्वेश्चन, बस घुमा के पूछा है। आपका ऑप्शन है ए प्लाज्मोडियम, बी ट्रेपोनोसोमा, सी जीवाणु या डी वायरस। तो आपका आंसर हो जाएगा मलेरिया रोग ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम द्वारा होते हैं। ठीक है, एक परजीवी है। तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर से के काटने से होता है ना। रोनाल्ड रॉस वाली कहानी मैंने बताई थी पिछले क्लास में। तो जब ये काटता है तो प्लाज्मोडियम बॉडी में चले जाता है, इस प्रकार से मलेरिया रोग फैलता है और यह लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर भैया आप देंगे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, मानव में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आपका ऑप्शन है ए अमाशय, बी ग्रसनी, डी मुख से या डी यकृत से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर देंगे और फिर मुझे बताएंगे कि यार आपको वीडियोस कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ना यार, अभी तो अच्छा लगेगा और मैं ये सीरीज आगे रखूंगा ना स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब का जो करो। अगर और कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या इंप्रूवमेंट करनी है। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर मैं अपने पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। तो दोस्तों इसी प्रकार से सीरीज चलते रहेगी और आपको नॉलेज मैं देते रहूंगा। कोशिश करता हूँ यार कि आपको ऑथेंटिक और अच्छे से अच्छे नॉलेज प्रोवाइड करूँ। तो दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।